वन मैं जय स्वागत करता हूं आपका इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं 2018 में एडवांस सर्वेइंग जो कि सेमेस्टर 4 का पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट ब्रीफिंग। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। द क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज नोन एज स्ट्रेट एज, फिड्यूशियल एज, शार्प एज, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है फिड्यूशियल एज। वर्किंग एज ऑफ एलिडेड, एलिडेड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग में करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो साइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए, डिस्टेंस को यह देखने के लिए एलिडेड का मेजर करते हैं। एलिडेड का शेप कुछ इस तरह से होता है। ये आपका एलिडेड का शेप हो जाएगा। इस तरह से एलिडेड का शेप होता है। यहाँ पे पिन किया हुआ रहता है और ये बीच में पूरा आपका मेन रहता है। और ये जो एज होता है ना, ये किनारे किनारे, इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में। इसी एज को बोलते हैं फिड्यूशियल एज। इसी को क्या बोलते हैं? फिड्यूशियल एज। समझ गए? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन केस द प्लेन टेबल इज करेक्टली ओरिएंटेड द रिसेक्टर्स विल बी। कह रहा है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में अगर हम करेक्टली ओरिएंट करेंगे, मतलब प्लेन टेबल जो रहता है उसको हम मतलब जैसे रहता है वैसे रखेंगे, तो रिसेक्टर के साथ क्या होगा? तो रिसेक्टर क्या होगा? सारे रिसेक्टर हम एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मीट एट ए पॉइंट। अगर यहाँ पे करेक्टली की जगह इनकरेक्टली रहता, तो इनकरेक्टली रहता तो क्या हो जाता? वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम करेक्टली ओरिएंट करेंगे प्लेन टेबल को, तो वो क्या करेगा? एक पॉइंट पे जाके सब मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है इन अ थियोडोलाइट द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी। कह रहा है कि थियोडोलाइट में जो एक्सिस है एल्टीट्यूड लेवल का, वो जरूर होना चाहिए। ऑप्शन ए पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, पैरेलल टू द ट्री यूनियन एक्सिस, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। तो जो एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल होता है वो पैरेलल क्या होता है? लाइन ऑफ साइट का होता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। तो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। तो हम लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, लाइन ऑफ साइट में आंसर क्या है? तो यही जब प्लम्ब लाइन के पैरेलल हो जाता है लाइन ऑफ साइट, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। समझ में आ गया? तो एल्टीट्यूड लेवल का जो एक्सिस होगा पैरेलल टू द क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मेथड ऑफ डबल साइटिंग इज परफॉर्म्ड बाय ए थियोडोलाइट टू। ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, मेजर द बियरिंग ऑफ ए लाइन, मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड मेजर द वर्टिकल एंगल्स। तो कह रहा है क्या कि जो डबल साइटिंग का मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं थियोडोलाइट में, वो किस लिए करते हैं? तो किस लिए करते हैं हम लोग? तो प्रोलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन करने के लिए करते हैं। जनरली जो डबल साइटिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल नापते हैं। एक बार नॉर्मल तरीका से नापते हैं और एक बार इन्वर्टेड तरीका से नापते हैं, ताकि क्या हो? हमारा डबल साइटिंग अच्छे से हो और लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाए। सपोज देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, ये लाइन है ए और बी। मान लीजिए इसके बीच में हमको कहीं से सी पॉइंट लोकेट करना है। तो एक बार हम नॉर्मल थियोडोलाइट यहाँ पे लगाएं और सी पॉइंट C1 यहाँ मेजर कर दिए। ये आपका सी पॉइंट हो गया, इसके बीच में कहीं हम कर रहे हैं। और फिर दूसरे बार इन्वर्ट करके इधर से लगाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए C डबल डैश आ गया, C डबल डैश आ गया। तो इस दोनों के जो बीच का पॉइंट होगा ना, वहीं पे हम क्या करेंगे? C को लोकेट कर देंगे। तो मान लीजिए बीच आ रहा है यहाँ पे, तो ये C को लोकेट कर देंगे। तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करने में डबल साइटिंग क्या करता है? मदद करता है। नहीं तो मे बी सी और C डैश अलग अलग जगह पे हो जाएगा, तो ये परफेक्शन के साथ नहीं हो पाएगा। तो अगर इसमें रहता कि डबल साइटिंग का काम क्या है, तो ये मेजर करता वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल्स को। पर मेथड ऑफ डबल साइटिंग हम लोग परफॉर्म करते क्यों हैं? तो क्यों करते हैं? ताकि स्ट्रेट लाइन बना रहे, मेजर्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नाप के। एक बार सीधे नापते हैं और एक बार
उल्टे तरीके से नापते हैं, इन्वर्ट करके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। तो कहता है द अपर प्लेट ऑफ ए थियोडोलाइट इज फास्टेंड टू। कहता है जो अपर प्लेट होता है थियोडोलाइट का वो कसा रहता है, किस पे? तो किस पे अटैच रहता है दोस्तों? तो वो तुम्हारा अटैच रहता है किस पे? इनर स्प्लिंडर पे। किस पे? इनर स्प्लिंडर पे। और ये जो तुम्हारा इनर स्प्लिंडर होता है वो लोअर प्लेट के साथ क्या रहता है? टाइटेंड रहता है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि अपर प्लेट ऑफ थियोडोलाइट इज फास्टेंड टू द इनर स्पिंडल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप होता है उसको हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करें, यानी कुछ इस तरह से। वर्टिकल एक्सिस हो गया, इसमें हम ये वर्टिकल एक्सिस और इसमें कुछ इस तरह से इसे रोटेट करें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिंग बोलेंगे। अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज ट्रांजिटिंग। अगर रहता है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन तो उसको क्या बोलते हैं? स्विंगिंग, यानी इसके तरह से हो जाता और इस तरह से काम होता, तो ये स्विंगिंग हो जाता आपका। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिटिंग। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट करते हैं तो ट्रांजिटिंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट करते हैं तो स्विंगिंग। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है साइज ऑफ ए थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। कहता है कि जो स्पेसिफाइड जैसे हम किसी थियोडोलाइट को क्या बोलेंगे कि इसका साइज क्या है, तो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे डिपेंड करता है, कि डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल पे डिपेंड करता है, कि लोअर प्लेट के डायमीटर पे डिपेंड करता है, या अपर सर्कल के डायमीटर पे डिपेंड करता है? तो ये आपको डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट पे डिपेंड करता है। अगर डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट 20 सेंटीमीटर है तो हम साइज ऑफ टेलीस्कोप क्या बोलेंगे? साइज ऑफ थियोडोलाइट क्या बोलेंगे? 20 सेंटीमीटर का बोलेंगे। समझ गए? यानी जो आपका लोअर प्लेट का डायमीटर होगा वही क्या होगा? साइज ऑफ थियोडोलाइट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द क्लिप स्क्रू इन ए थियोडोलाइट इज प्रोवाइडेड फॉर। एक होता है क्लिप स्क्रू, एक होता है क्लैंप स्क्रू। तो दूसरा होता है क्लैंप स्क्रू। ये क्लिप स्क्रू है जो कि एल्टीट्यूड लेवल जहाँ पे नापते हैं ना, तो वो लोअर प्लेट और साइड में जो सपोर्ट रहता है उसके बीच में लगा रहता है, और एल्टीट्यूड लेवल को ये क्या करता है? एल्टीट्यूड बबल जिसको बोलते हैं, जिसमें हाँ ये लगा होता है ऊपर में, उसी को क्या करता है? ये लेवल करता है। तो क्लिप स्क्रू का थियोडोलाइट में क्या है देते हैं भाई? तो ऑप्शन क्या क्या है कि भाई हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं? फिक्सिंग द मेन प्लेट नहीं भाई, रिलीजिंग द मेन प्लेट नहीं, फाइन एडजस्टमेंट नहीं, तो किसके लिए? लेवलिंग द एल्टीट्यूड बबल के लिए। फिक्सिंग मेन प्लेट करने के लिए हम लोग क्लैंप स्क्रू। 8 बात करें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि टैकोमेट्री इज वेस्ट सूटेड। टैकोमेट्री वेस्ट सूट होता है कहाँ पे? जहाँ चेनिंग इम्पॉसिबल हो, फॉर पॉपुलस एरिया जहाँ मतलब बहुत घनी आबादी हो, या इन ब्रोकन ग्राउंड मतलब उबर खाबर हो, या फॉर एक्सट्रीमली एक्यूरेट सर्वे। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रोकन ग्राउंड में। एक बात आपको पता है क्या? अगर टेकोमेट्री की मदद तुम फ्लैट सरफेस से करोगे ना तो उतना एक्यूरेट नहीं देता है जितना ये रफ या ब्रोकन ग्राउंड सरफेस पे देता है। तो इसलिए टेकोमेट्री इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्रोकन ग्राउंड। ये आपको पता होना चाहिए। टेकोमेट्री क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? द स्टाफ इंटरसेप्ट इन ए टैकोमेट्री सर्वे विल बी स्मॉलर नियर द स्टाफ इज हेल्ड, स्मॉलर फार्दर ऑफ द स्टाफ इज हेल्ड, ग्रेटर नियर द स्टाफ इज हेल्ड, या ग्रेटर फार्दर ऑफ द स्टाफ इज हेल्ड। तो इसका सही आंसर है ए, स्मॉलर द नियर द स्टाफ इज हेल्ड। हम लोग जो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है टैकोमेट्रिक सर्वे में दो तरीके से निकालते हैं, एक मूवेबल हेयर मेथड, एक फिक्स्ड हेयर मेथड। तो फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या कहते हैं? मान लीजिए ये तुम्हारा एक मिनट, मान लो तुम्हारा ये यहाँ पे हम क्या करते हैं? टैकोमेट्री लगा दो, ये यहाँ पे क्या स्टाफ लगा दिए हम, स्क्रीन लगा दे जहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं? क्रॉस स्टेडिया हेयर का एंगल फिक्स कर देते हैं। मान लो ये अल्फा है तो ये 2, तो ये ए हो गया और ये
बी हो गया, ये तुम्हारा ए डैश बी हो गया, ये तुम्हारा बी डैश हो गया। तो जैसे जैसे हम देखो नज़दीक आ रहे हैं स्टाफ के टैकोमेट्री के, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है इसका, जैसे जैसे हम टैकोमीटर के नज़दीक आ रहे हैं तो ए बी का लेंथ क्या होता जा रहा है, छोटा, यहाँ से छोटा ये, यहाँ से छोटा ये, यहाँ से छोटा ये, क्योंकि एंगल को फिक्स रखे हैं। और तुम्हारा ऑप्शन क्या कर रहा है, ये समझ गए कि जैसे जैसे हम टैकोमीटर के करीब जाएंगे तो स्टाफ इंटरसेप्ट कमेगा, लेकिन जैसे जैसे हम स्टाफ इंटरसेप्ट के पास जाएंगे तो मेरा क्या होगा, बढ़ेगा स्टाफ इंटरसेप्ट। तो क्वेश्चन क्या करा, द स्टाफ इंटरसेप्ट इन ए टैकोमेट्रिक सर्वे विल बी अ स्मॉलर नियर द स्टाफ इज हेल्ड। तो स्टाफ के तो बगल में क्या है, ज़्यादा है ना, नियर द स्टाफ इज हेल्ड। अब ये कहाँ पे, अगर ये रहेगा तुम्हारा स्मॉलर हो जाएगा कहाँ पे, फार्दर ऑफ द स्टाफ इज हेल्ड। फार्दर ऑफ द स्टाफ हेल्ड करने का मतलब टैकोमीटर के करीब। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सेकंड में लिखा हुआ फार्दर ऑफ द स्टाफ इज हेल्ड, तो स्टाफ तो आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से दूर यानी टैकोमेट्री के करीब। तो यहाँ आप देख रहे थे कि डिस्टेंस छोटा होते जा रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ध्यान से दीजिएगा, ये गलत करवाता है, तो ये सही से पढ़िएगा ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टैकोमेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, ओनली द वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर ऑब्टेन्ड, या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर ऑब्टेन्ड। किसमें, टैकोमेट्री में। टैकोमेट्री की मदद से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों निकालते हैं, ये तो पता ही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन फिक्स्ड हेयर मेथड, अभी हमने बात की इस पर कि दो तरह के टैकोमेट्री मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, एक फिक्स्ड हेयर मेथड, दूसरा मूवेबल हेयर मेथड। तो फिक्स्ड हेयर मेथड क्या कहता है, इन फिक्स्ड हेयर मेथड ऑफ टैकोमेट्री स्टेडिया इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट बट द स्टाफ इंटरसेप्ट वेरीज। स्टेडिया इंटरवल किसको बोल रहा है, यहाँ पे जो एंगल लेते हैं, जो क्रॉस स्टेडिया होता है अपर और लोअर के बीच में, ये तो फिक्स्ड हेयर मेथड में यही एंगल सेम रखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो स्टेडिया इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट बट द स्टाफ इंटरसेप्ट वेरीज। जैसे से पास आते हैं कमते रहता है, दूर जाते हैं स्टाफ के पास तो होते जाता है। स्टाफ इंटरवल वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। अभी मैंने वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, वो फिक्स्ड हेयर मेथड का ही था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 13 नंबर, तो क्या कहता है, द सम ऑफ इंटरसेक्शन एंगल एंड द डिफ्लेक्शन एंगल फॉर ए सर्कुलर कर्व ए। कहता है कि सम ऑफ इंटरसेक्शन एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल सर्कुलर कर्व का क्या होगा। ऑप्शन दिया 90, 0, 180, 360। तो हम जानते हैं ये सर्कुलर कर्व है, हम जानते हैं ये सर्कुलर कर्व है, और यहाँ से हम क्या कर दिए, मान लो कि ये सर्कुलर कर्व का ये टेंजेंट रहा था, यहाँ से सर्कुलर कर्व बनाया था, यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे मीट किया था, ठीक। और ये अब तुम्हारा सर्कुलर कर्व है जिसका हम इस्तेमाल किए हैं, ठीक। तो यहाँ से इसको बढ़ाएं तो ये ऐसे हो गया, यहाँ से इसको बढ़ाएं तो ये ऐसे हो गया। तो ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन होता है यही, और इंटरसेक्शन एंगल ये होता है। मान लो इंटरसेक्शन एंगल आई है, तो एक लाइन पे ये डिफ्लेक्शन ये आई, तो डेल प्लस आई का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 180 डिग्री। सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं कहा है, फिर भी हम इसको देखते हैं। अगर कह रहा है कि इफ चेंज ऑफ ए पॉइंट ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सॉरी पॉइंट ऑफ कर्व, यह हो गया आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इसका चेंज दिया हुआ है और इसका चेंज दिया हुआ है। कह रहा है देन टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स फॉर ए नॉर्मल कॉर्ड लेंथ ऑफ 20 मीटर विल बी। कह रहा है कि एक 20 मीटर का अगर हम कॉर्ड ड्रा करते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, तो कितना टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड होगा। तो देखिए इसका कुछ सही डाटा नहीं है, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, और ये सही तरीके से नहीं कहा है, कुछ क्लियर कहा है कैसा कर्व लेना है क्या है नहीं है। पर अगर इसका एक नॉर्मल अगर आंसर टिक करना हो तो आप 22 मार सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। पर हम इसका कोई भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। पर अगर आपको मारना हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आप एक 22 के साथ जा सकते हैं। अप्रॉक्स में वो ऐसा कुछ आ रहा था दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन से।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज द, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है आपका? एंड ऑफ द कर्व है। अभी बताया था यहाँ पे कि इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं और इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा एंड ऑफ द कर्व। बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइंस द पॉइंट ऑफ कर्व एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग कोड। स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, क्या कर रहा है? ये आपका हो गया टेंजेंट, ये कर्व, ये फिर टेंजेंट। एक मिनट, ये हो गया आपका कर्व, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया यहाँ से टेंजेंट। तो ये हो गया आपका पीसी और ये हो गया आपका पीटी, ये दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो यही पूछ रहा है ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन लॉन्ग कॉर्ड होगा। अगर कर्व पूछता तो क्या हो जाता था? लेंथ ऑफ कर्व। पर इसको स्ट्रेट लाइन के तौर पर कौन ज्वाइन कर रहा है? लॉन्ग कॉर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 का ए, लॉन्ग कॉर्ड। क्वेश्चन मुझे पहले से ठीक है दोस्तों, वो स्टूडेंट द्वारा किया गया है, तो कृपया उस पर ना जाएं, आप अपना दिमाग खुद लगाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? हाउ मेनी ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर बेस्ड ऑन वेवलेंथ। कहता है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट वेवलेंथ के आधार पे कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? नाम पता है आपको? नहीं पता है तो जान जाइए। एक होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ईडीएम, जिसको हम टेलेरोमीटर भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंफ्रारेड, जिसको हम डिस्टोमैट भी बोलते हैं। और तीसरा होता है विजुअल रेंज। तीसरा क्या होता है? विजुअल रेंज, जिसको हम लोग जेडियोमीटर भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा तीनों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ रिमोट सेंसिंग इज टू हैव। रिमोट सेंसिंग का लास्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है मैकेनिज्म का? इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन क्या क्या है? टारगेट एंड एनर्जी सोर्स, सेंसर एंड सैटेलाइट। इसका सही आंसर कौन है? सैटेलाइट। कैसे? सबसे पहले आपका सबसे पहले फर्स्ट कौन हो जाएगा? ये तो पूछा है लास्ट, फर्स्ट कौन हो जाएगा? तो एनर्जी सोर्स हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ एनर्जी सोर्स है, सन हो गया, कुछ हो गया, ये अर्थ है। तो यहाँ से क्या होता है? एनर्जी सोर्स यहाँ आया, ठीक, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ यहाँ से अब्जॉर्ब होगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा इधर और कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सेंसर। तो मेरा सबसे पहले कौन आ गया? एनर्जी सोर्स। फिर क्या हो जाएगा? ये टारगेट हो गया तुम्हारा, और फिर सेंसर के पास जाएगा। सेंसर इस पर काम किया करेगा और फिर ये सारा डाटा कहाँ अपलोड कर देगा? सैटेलाइट में, जो कि सैटेलाइट फिर लोगों तक पहुँचाएगा। तो इसका लास्ट स्टेप कहाँ है? सारा काम कहाँ अंदर हो रहा है? सेंसर के पास जा रहा है, लेकिन अंदर में काम कौन सब चीज कर रहा है? सैटेलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटेलाइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच यूनिट इन टोटल स्टेशन प्रोसेसेस डाटा कलेक्टेड? ऑप्शन नंबर ए डाटा कलेक्टर, बी ईडीएम, सी स्टोरेज सिस्टम, डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। कौन से यूनिट होता है? विच यूनिट इन टोटल स्टेशन प्रोसेसेस डाटा कलेक्टेड। जो डाटा कलेक्ट होता है, प्रोसेसेस नहीं, प्रोसेस है यहाँ पे, इसका है प्रोसेस। तो इसका कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। ये ध्यान में रखिएगा, लोग मार देते इसका आंसर डाटा कलेक्टर, जैसे बच्चे ने मारा, पर इसका सही आंसर माइक्रो प्रोसेसर है। तो ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। इन डिजिटल लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग टोटल स्टेशन इज यूज्ड फॉर। पता है डिजिटल लैंड सर्वेइंग और मैपिंग में टोटल स्टेशन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन ऑफ फील्ड डाटा, ऑप्शन नंबर सी प्रिपरेशन ऑफ मैप, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो हम लोग जो डिजिटल लैंड सर्वेइंग करते हैं, मैपिंग करते हैं टोटल स्टेशन की मदद से, उसमें मेरा मेन पर्पस रहता है कलेक्शन ऑफ फील्ड डाटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हम सब्जेक्टिव। उससे पहले आपको एक बात अगर नहीं पता है तो ये बात जान जाइए कि हम इस चैनल पे फ्री टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अगर आपने अभी पिछला टेस्ट मिस हो गया हो, जो कि हाइड्रोलिक का हुआ है 4th सेमेस्टर का, तो वो आप यूट्यूब पे अपलोड है उसका वीडियो, आप वहाँ जाके और वो टेस्ट आप अपने मन से दे सकते हैं। और उसके बाद फिर उस ग्रुप में सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कैसा टेस्ट ज्वाइन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सब्जेक्टिव है, देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग ऑपरेशन ऑफ ए थियोडोलाइट। अभी बताया एक वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं ट्रांजिटिंग, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं। इसके बारे में चर्चा है, आप अवगत हैं और डिटेल में अपना इसका लिख सकते हैं। व्हाट आर द फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन? भाई बोथ फेस ऑब्जर्वेशन आर टेकन। फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन, ये भी आपका टेकोमेट्री का सवाल है, तो थियोडोलाइट का सवाल है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपके कॉपी में लिखा होगा अगर आप पढ़े होंगे कहीं, तो नहीं तो इस पर यहाँ पढ़िए, सब मिलेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट के बीच में आपको अंतर बताना है। टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के बीच में आपको अंतर बताना है। ऑप्शन की और के बात करें तो कहता है व्हाट इज बैलेंसिंग ए ट्रावर्स, इनुमरेट द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ए ट्रावर्स। बैलेंसिंग ए ट्रावर्स से आप क्या समझते हैं, उसको कौन कौन से मेथड से ट्रावर्स को बैलेंस करते हैं, ये आपको मेंशन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोप एलिडेड। टेलीस्कोप एलिडेड का क्या यूज है, लिखना आपको। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरियल सर्वेइंग, डिस्कस इन ब्रीफ। एरियल सर्वेइंग का एडवांटेज क्या है, इसको आप ब्रीफ में डिस्कस करिए। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस टू डिटरमाइन द स्टेडिया कांस्टेंट इन द फील्ड। कहता है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए जो डिटरमाइन करता हो स्टेडिया कांस्टेंट इन द फील्ड में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और है उसी का। डिफाइन कर्व, मेंशन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सिंपल कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व विथ ए नीट स्केच। कर्व क्या होता है और कौन सा डिफरेंट एलिमेंट्स है वो आपको डिफाइन करना है एक नीट स्केच के साथ, जो कि अभी हम ऑब्जेक्टिव में बना रहे थे बार बार। तो उसमें मेंशन डिफरेंट एलिमेंट्स में पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या होता है, चेनेज ऑफ लेंथ क्या होगा, चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये सब वगैरह वगैरह आपको वहाँ मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का क्या क्या एडवांटेज है। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, एक्सप्लेन एनी वन मेथड विद द हेल्प ऑफ ए नीट स्केच। 2.3 पॉइंट, तो आपको एक मेथड को आपको नीट स्केच से क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। और क्वेश्चन क्या है इसका 7 का, द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लोज ट्रावर्स इज गिवन बिलो विथ 2 डिस्टेंसेज मेजर। जो रिकॉर्ड है क्लोज ट्रावर्स के द्वारा 2 डिस्टेंस से आपको 2 डिस्टेंसेज इसका मिसिंग है, तो निकालना क्या है, लाइन दे दिया है, ये भी लेंथ दे दिया है, बेरिंग दिया हुआ है, इसका 2 का मिसिंग है। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी एंड ई। तो बी सी और ई का क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। तो बेरिंग के सवाल से बन जाएगा। डब्ल्यू सी बी बेरिंग, यहाँ पे क्वाड्रेटरल बेरिंग दिया हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द वर्टिकल एंगल्स विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की मदद से प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वर्टिकल एंगल्स क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। हाउ विल यू परफॉर्म द फ्लोइंग ऑपरेशन विद ए थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की मदद से आप फ्लोइंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। टू प्रोलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, टू मेजर द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन, कैसे करिएगा। तो टू प्रोलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन में आप डबल साइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक न्यूमेरिकल है, पूछा है कि 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेनेज 190 plus 17 and the deflection angle being is 11 degree. Calculate all the data necessary for setting out a 3-degree simple circular curve by the method of deflection angle. The peg interval may be taken as 30 मीटर। ये आपका कर्व का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और में देखिए, हाउ विल यू परफॉर्म द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट, डिस्क्राइब इन डिटेल। कैसे आप परफॉर्म करेंगे टेम्पोररी एडजस्टमेंट थियोडोलाइट का, इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। 10 का ए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैकोमेट्रिक सर्वेइंग ओवर अदर मेथड ऑफ सर्वेइंग। न्यूमेरिकल है, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए टैकोमीटर विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एडिटिव कांस्टेंट वाज 0.25, यानी सी का वैल्यू आपको 0.25 दे दिया है, एंड द स्टाफ वाज केप्ट वर्टिकल, और के का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, वही निकालना है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए टैकोमीटर, के का वैल्यू निकालना है,
विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, एडिटिव कांस्टेंट कितना ले रहा है 0.25 एंड द स्टाफ वाज केप्ट वर्टिकल। ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन मीटर डी का वैल्यू 60, 120, 180 दे दिया है। वर्टिकल एंगल आपको पता है डी बराबर केस प्लस सी जानते हैं। अस्टेडिया रीडिंग दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप क्या करिएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल के केस प्लस सी में पुट करिए और वहाँ से के का एवरेज लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा डी इजकल टू केस प्लस सी। यहाँ पे एंगल मेंशन किया है तो उससे हिसाब से देख लीजिएगा, प्लेन नहीं है। एक्सप्लेन द इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद मैटर। एक्सप्लेन करिए इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद मैटर के साथ एक्सप्लेन करिए। और बी क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग का स्पेसिफिक एप्लीकेशन बताइए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट। इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट का प्रिंसिपल लिखना है आपको। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल पे फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है, चाहते हैं कि टेस्ट दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कृपया दिए हुए नंबर जो कि प्रीवियस हाइड्रोलिक टेस्ट में सब कुछ डिटेल बताया हुआ है, जाएं वीडियो पे, वहाँ से नंबर लें और व्हाट्सएप करें। नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि हमें भी टेस्ट देना है, आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और फिर आप टेस्ट का मज़ा उठा सकते हैं। वीडियो में चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।